देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। हरीश रावत का कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान, कहा कांग्रेस पार्टी कमजोर हो रही है, कांग्रेस का परफॉर्मेंस समय डाउन है। ये बयान दिया है हरीश रावत ने। बड़ी खबर आपको बता दें, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हो रही है। ऐसे में अब प्रतिक्रियाएं क्या क्या सामने आएंगी ये भी देखने वाली बात होगी, लेकिन खुद हरीश रावत का इस बात को कहना कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हो रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं बड़े सवाल भी अब खड़े हो सकते हैं। तो ये बड़ा बयान दिया है हरीश रावत ने, कहा कांग्रेस पार्टी कमजोर हो रही है। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। थोड़ा सा वक्त होता है किसी समय हर पार्टी के इतिहास में, जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि बल्लेबाज कभी कभी आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है, तो कांग्रेस इस समय थोड़ा सा जो है फॉर्म डाउन है, आउट तो नहीं है लेकिन फॉर्म डाउन है हमारा। हम रिगेन कर लेंगे उसका, हम देश के लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं। तो आपने सुना हरीश रावत को कहते हुए नजर आए कि हर पार्टी का एक समय होता है और कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है इस वक्त थोड़ी सी फॉर्म डाउन चल रही है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के कांग्रेस प्रत्याशियों का ऐलान, कांग्रेस ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 53 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। लिस्ट में 20 ठाकुर हैं, 3 महिला हैं, 2 मुस्लिम प्रत्याशी हैं। हरीश रावत की सीट का अभी ऐलान नहीं हुआ है। 17 सीटों पर कांग्रेस आलाकमान अभी भी मंथन कर रहा है। कांग्रेस ने ट्वीट कर सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं दी हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जो पहली सूची है कांग्रेस पार्टी की वो आ चुकी है। 70 में से 53 प्रत्याशियों के नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी भी 17 सीटें ऐसी हैं जहां पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं हुआ है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में 53 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल श्रीनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य, जो पिछले साल अक्टूबर में भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए थे, उन्हें बाजपुर और नैनीताल से टिकट दिया गया है। पिछले काफी वक्त से प्रदेश में बड़े चेहरों के संकट से जूझ रही कांग्रेस ने पिछले साल अक्टूबर में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में वापसी करने वाले यशपाल आर्य और उनके विधायक बेटे संजीव आर्य पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। तो 53 नाम है जो सामने आ चुके हैं। इसके अलावा अगर देखें तो प्रीतम सिंह को चक्राता से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को श्रीनगर की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं टिहरी, नरेंद्रनगर, देहरादून, कैंट, ऋषिकेश, डोईवाला, हरिद्वार ग्रामीण, रुड़की, लक्सर, खानपुर, झबरेड़ा, ज्वालापुर, लेंसडाउन, चौबट्टा खाल, सल्ट, इसके अलावा रामनगर, कालाढूंगी और लालकुआं सीटों पर अभी प्रत्याशी घोषित होने बाकी हैं। ये कई अहम सीटें हैं जिस पर अभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं हुआ है। देखना ये होगा कि हरीश रावत किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, हरक सिंह रावत किस सीट से चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं, और उनकी जो बहू है अनुकृति, वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगी। बहरहाल 70 सीटों में से 53 पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कांग्रेस पार्टी की ओर से कर दी गई है। पहली सूची आ चुकी है, अब इंतजार है दूसरी सूची का, जिसमें 17 बची हुई सीटों का ऐलान किया जाएगा। सीटों में महिलाओं को 40% आरक्षण का ऐलान करने वाली कांग्रेस ने 70 सीटों में से 53 सीटों पर ऐलान कर दिया है, जिसमें सिर्फ 3 महिलाओं को ही प्रत्याशी बनाया गया है। यानी मौजूदा लिस्ट में अनुपात की अगर बात करें तो 10% से भी कम महिलाओं पर कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में प्रत्याशी बनाई गई है। महिला उम्मीदवारों में मसूरी से गोदावरी थापली, भगवानपुर विधानसभा सीट से ममता राकेश और रुद्रपुर सीट से मीना शर्मा को उतारा गया है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में सबसे ज्यादा ठाकुरों को टिकट दिया गया है। 53 लोगों की लिस्ट में कांग्रेस ने 20 प्रत्याशी ठाकुर उतारे हैं, जबकि हरिद्वार के मौजूदा 2 मुस्लिम विधायकों को दोबारा से टिकट दिया गया है। लेकिन सवाल यह है, कांग्रेस पार्टी लगातार महिलाओं को आगे करने की बात कह रही है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं जैसे नारे दे रही है, लेकिन जो सूची अभी सामने आई है उसमें सिर्फ 3 महिला प्रत्याशियों का नाम ही शामिल है। रवि कैंतुरा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, अगर देखें तो लड़की हूं, लड़ सकती हूं जैसे नारे कांग्रेस पार्टी लगातार लगा रही है, जो लिस्ट आई है सिर्फ 3 महिला प्रत्याशी हैं, ऐसे में क्या उन पर सवाल नहीं खड़ा होगा? और अगर अगली लिस्ट में भी महिलाओं के नाम आते हैं तो कहीं ना कहीं क्या ये गले की फांस नहीं बन जाएगा कांग्रेस पार्टी के?
निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि अगर बात करें तो एक सिटिंग विधायक है ममता राकेश, जिनको दोबारा यहाँ पर टिकट दिया गया है, और मसूरी से एक बार फिर से 2017 में गोदावरी थापली को टिकट दिया गया था, वो हार गई थी, और एक बार फिर से गोदावरी थापली पर विश्वास जताया गया है। इसके अलावा एक रुद्रपुर से टिकट दिया गया है मीना शर्मा को। सिर्फ 3 महिला कैंडिडेट है 53 की जो लिस्ट आई है, पहली लिस्ट कांग्रेस की, और 3 महिला कैंडिडेट को ही यहाँ पर जगह दी गई है, जो 10% से भी कम है। हालांकि हमने हरीश रावत से इस बारे में जब पहले बात की थी कि जो यूपी में चल रहा है कि 40% टिकटों में जो भागीदारी है वो महिलाओं की होनी चाहिए, तो यहाँ पर स्पष्ट है कि उत्तराखंड के लिहाज से अगर देखा जाए तो जो जिताऊ प्रत्याशी हैं उनको यहाँ पर तरजीह दी जाएगी। हालांकि अभी भी कई सीटें हैं, क्योंकि 17 ऐसी सीटें हैं जिन पर टिकट फाइनल नहीं हुए हैं, तो उनमें देखना होगा कि कितने महिला प्रत्याशियों को यहाँ पर टिकट दिया जाता है। हालांकि अभी सिर्फ 3 ही महिला प्रत्याशियों को यहाँ पर टिकट दिया गया है। पिछली बार की अगर हम बात करें तो सरिता आर्य को यहाँ पर टिकट दिया गया था। पिछली बार की अगर हम बात करें तो जो अभी तक अगर हम देखें तो सरिता आर्य इस बार जब कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुई है तो वहाँ पर जो है भाजपा ने उन्हें टिकट दिया है। जबकि अगर हम देखें तो नैनीताल सीट पर इस बार जो यशपाल आर्य और उनके बेटे वापस आए हैं, दोनों ही सीटों पर यशपाल आर्य और नैनीताल सीट पर जो है संजीव आर्य का टिकट फाइनल हो गया है। ऐसे 17 सीटें और हैं जिन पर अभी टिकट फाइनल होना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो मुख्य रूप से इस लिस्ट में देखा जाए कि जो भी सिटिंग विधायक, क्योंकि कांग्रेस 11 सीटों पर आई थी, जितने भी सिटिंग विधायक हैं सभी को एक बार फिर से टिकट दिया गया है, किसी का टिकट नहीं काटा गया। 2 सीटें ऐसी थी जो हल्द्वानी की अगर हम बात करें तो इंदिरा हृदय के निधन के बाद उनके बेटे सुमित हृदय को यहां से टिकट दिया गया है। इसके अलावा पुरोला सीट की अगर बात करें तो यहां से कांग्रेस के सिटिंग विधायक भाजपा में चले गए थे राजकुमार मालचंद, कुछ ही समय पहले भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए। यहां से भाजपा से जो मालचंद शामिल हुए थे, कांग्रेस ने मालचंद को टिकट दे दिया है। तो एक ये फैक्टर देखने को मिला है। इसके अलावा मुख्य तौर पर 2 सीटें चर्चाएं ये है कि सल्ट और रामनगर, इन 2 सीटों पर घमासान जरूर दिल्ली में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये भी चर्चाएं कि हरीश रावत चाहते हैं कि वो रामनगर सीट से चुनाव लड़ें, जबकि रणजीत रावत खुद चाहते हैं कि वो रामनगर सीट से लड़ें। जबकि हरीश रावत और रणजीत रावत के बीच की जो तल्खियां वो इसी वजह से बड़ी थी, क्योंकि हरीश रावत का कहना है कि उनकी जो पारंपरिक सीट रही है सल्ट, वहां से रणजीत रावत चुनाव लड़े, जबकि वो ऐसा नहीं चाहते। तो इसी वजह से दोनों सीटों को होल्ड किया गया है। इसके अलावा एक सीट की अगर हम और बात करें तो वो टिहरी सीट है। टिहरी सीट पर भी सभी की निगाह है कि यहां पर किसको प्रत्याशी बनाया जाएगा। इसको अभी बीजेपी ने भी होल्ड पर रखा है, और इसके साथ अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने भी होल्ड पर रखा है, क्योंकि किशोर उपाध्याय एक फैक्टर है जो कि अभी भले ही कांग्रेस से सभी पदों से निष्कासित है, लेकिन अभी ना तो वो भाजपा में गए हैं, और निष्कासित होने के बाद उन्होंने ये भी बयान दिया था कि वो कांग्रेस से सच्चे सिपाही हैं। तो तमाम ऐसी सीटें हैं। डोईवाला एक ऐसी सीट है जहां पर जिसको अभी होल्ड पर रखा गया है, और यहां पर किसको प्रत्याशी बनाया जाएगा ये भी एक देखने वाली बात होगी। और देहरादून जिले की अगर हम बात करें तो कैंट एक ऐसी विधानसभा है जिस पर यह माना जा रहा था कि जो कांग्रेस का इंटरनल सर्वे हुआ उसमें सूर्यकांत धस्माना सबसे जिताऊ प्रत्याशी के तौर पर देखे जा रहे थे, लेकिन यूथ कांग्रेस की तरफ से अभी यहां पर भी इस सीट पर हस्तक्षेप किया गया है, और यहां पर यह कहा गया है कि यूथ कांग्रेस से वैभव वालिया को टिकट मिलना चाहिए। इस वजह से अभी इस सीट को भी होल्ड पर रखा गया है। तो तमाम ऐसी सीटें यानी कि मुख्य तौर पर होगा, क्योंकि 17 और ऐसी सीटें बची हैं जिसपे कि कई बड़े नामों को उतरना है। किसको किस सीट से उतारा जाता है इसके लिए थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। 53 जो प्रत्याशी हैं उनके नामों का ऐलान हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। वहीं उत्तराखंड की बाकी 11 सीटों पर आज भाजपा ऐलान कर सकती है। आज भाजपा प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। भाजपा का 11 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होना अभी बाकी है। 59 सीटों पर भाजपा अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। टिकट दावेदारी को लेकर भाजपा में लगातार घमासान मचा हुआ है, जिसमें कि बगावती सुर भी सुनाई दे रहे हैं। ऐसे में जो 11 बची हुई सीट हैं उन पर किस तरीके से सामंजस्य बिठाया जाएगा, किस तरीके से समीकरणों को साधा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो 11 बची हुई सीट है उस पर आज अपनी लिस्ट जारी की जा सकती है। 59 प्रत्याशियों का नाम, 59 सीटों पर कौन से प्रत्याशी होंगे इसका ऐलान भाजपा पहले ही घोषित कर चुकी है। बची हुई जो 11 सीटें हैं उस पर आज ऐलान हो जाएगा। टिकट दावेदारी को लेकर भाजपा में लगातार घमासान मचा हुआ है। कई बड़े नेता दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। ऐसे में किसको प्रत्याशी बनाया जाता है और किसकी नाराजगी सामने आती है ये देखने वाली बात होगी। 11 सीट है जिस पर अभी तक भाजपा की ओर से प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ है। आज इन सीटों पर भी फैसला हो जाएगा। लगातार मंथन किया गया है इन सीटों पर, और आज देखना होगा सूची में किस किस का नाम शामिल होता है। इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को वॉर मेमोरियल ज्योति में विलय को लेकर कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है। लगातार प्रदर्शन के बाद अब उत्तराखंड के चुनावी माहौल में कांग्रेस इसे मुद्दे के रूप में भुनाने की कोशिश में जुट गई है। शनिवार को देहरादून में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा।
दरअसल देवभूमि को वीरों की भूमि कहा जाता है। यहाँ के गांव-गांव से जवान सरहदों की रक्षा में तैनात है। इसलिए जहां भाजपा ने उत्तराखंड में सैन्य मेमोरियल बनाकर इसे चुनाव में बुलाने की कोशिश की, तो वहीं अब कांग्रेस अमर जवान ज्योति को शिफ्ट किए जाने को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं कि वो शहीदों का सम्मान नहीं करती है। आपने इंदिरा गांधी जी के नाम की लौ को नहीं बुझाने का काम किया है। आपने भारतीय सेना के सैनिकों की वीरता, साहस और उनके अदम्य पराक्रम को बुझाने का काम किया है। और उत्तराखंड की वीर जनता इसके लिए हिंदुस्तान की सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अगली बड़ी खबर की। कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार की फर्जी दस्तावेज मामले में अब मुश्किलें बढ़ जाएंगी। 2011-12 में फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने और दाखिल करने के आरोप इनके ऊपर लगे हैं। फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर दाखिल याचिका की हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। नैनीताल हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को एक नोटिस भी जारी किया है। कांग्रेस ने राजकुमार को राजपुर रोड से अपना प्रत्याशी भी बनाया है। अब इसका कितना असर पड़ेगा ये भी देखने वाली बात होगी। राजपुर रोड विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए राजकुमार पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के इस्तेमाल के आरोप लगे हैं। इसको लेकर बालेश बवानिया नाम के शख्स की याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने शनिवार को राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया है और मामले की जांच को लेकर रिपोर्ट भी तलब की है, जिससे माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में राजकुमार कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। वहीं भाजपा से निकाले जाने के बाद कांग्रेस में वापसी करने वाले हरक सिंह रावत के सबसे करीबी नेताओं में उमेश शर्मा काऊ को गिना जाता है। पिछली बार जब हरक सिंह ने कैबिनेट से इस्तीफा दिया था, तब भी उमेश शर्मा काऊ ने ही उन्हें मनाने और वापसी कराने में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन अब उमेश शर्मा काऊ की राह हरक रावत से अलग हो चुकी है। रायपुर से फिर भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद उमेश शर्मा ने अपने पुराने साथी हरक रावत पर बड़ा बयान दे दिया है। काऊ ने कहा अब उनकी राहें अलग अलग हो चुकी हैं। मेरी उन्हें शुभकामनाएं हैं, जहां भी रहें ईश्वर उनका भविष्य उज्जवल करे। और हमारे साथी हैं, इससे ज़्यादा और क्या करें। लेकिन एक साथी चला जाने का दुख तो है। नहीं, हमने समझाने का बहुत काम किया। अपना अपना है, ईश्वर को इतने ही दिन साथ मंजूर। हमने अपने साथी को बहुत समझाने की, वो कई बार मैं क्यों कहूँ बहुत मेरा सम्मान भी किया, कई बार उन्होंने मेरी बात भी मानी, लेकिन आखिर में शायद ईश्वर को इतना ही मंजूर था। उत्तराखंड में आज भी जारी रहेगा बारिश और बर्फबारी का दौर। प्रदेश के कई इलाकों में अभी भी बारिश जारी है। देहरादून और आसपास के इलाकों में बारिश हो रही है। प्रदेश के 2000 मीटर तक की ऊंचाई में बर्फबारी का अलर्ट भी जारी किया गया है। 24 जनवरी से मौसम साफ होने की उम्मीद है, यानी कि अभी 2 दिन और मौसम की मार लोगों को झेलनी पड़ेगी। मौसम का मिजाज, बर्फबारी लगातार हो रही है, बारिश हो रही है पहाड़ी इलाकों में, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में भी ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। 24 जनवरी से यानी कि कल के बाद से मौसम साफ होने की उम्मीद मौसम विभाग की ओर से जताई जा रही है। बहरहाल कई इलाकों में अभी भी तेज बारिश हो रही है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सितम लगातार जारी है। पर्यटकों के लिए तो ये खुशखबरी है, लेकिन वहां जो रहने वाले लोग हैं उनको जरूर परेशानी उठानी पड़ती है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 दिनों के बाद स्थिति थोड़ी सी साफ हो जाएगी। चलिए अब आपको 2 जगह की तस्वीरें भी दिखाते हैं जहां भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं पिथौरागढ़ की, जहां फिलहाल बर्फबारी की वजह से जनजीवन प्रभावित है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं मसूरी की ये तस्वीर है, वहां हल्की बर्फबारी है, जहां पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। तो ठंड की वजह से लोगों को जहां परेशानी होती है, और जो दूसरी तस्वीर है वो पर्यटकों की खुशी की तस्वीर है। बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए सैलानी यहां पर नजर आ रहे हैं। ठंड के मौसम में दूर दूर से पर्यटक उत्तराखंड पहुंचते हैं और इसी बर्फबारी का आनंद लेने के लिए वहां पहुंचकर इसका लुत्फ उठाते हैं। वहीं नैनीताल में कुदरत एक बार फिर से मेहरबान हुई है। नैनीताल में इस सीजन की चौथी बर्फबारी हुई है। इस बर्फबारी से पर्यटकों के साथ पर्यटन व्यवसायियों के चेहरे भी खिल गए हैं। बर्फबारी के बाद सैलानी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। आने वाली है शायद स्नोफॉल होगी, सो हम लोग उसी के अकॉर्डिंगली आए थे, तो मतलब हमें देखने को मिल गई, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसे कितने ही सैलानी हैं जिन्होंने
पहली बर्फबारी देखी है, इसलिए उनके चेहरे खिल उठे हैं। लाइफ में पहली बार इतनी स्नोफॉल हमने अभी देखी है। काफी बार आए हैं नैनीताल वगैरह में भी, एक बार नैनीताल इस तरह की बर्फ पहली बार देखी है और बहुत बड़ा अच्छा मजा आ रहा है। सड़क पर बर्फ जम जाने की वजह से वाहन चालकों की परेशानी भी बढ़ गई है। बर्फ के ऊपर गाड़ियों के टायर फिसल रहे हैं, जिससे कई लोग सड़क पर गिरने से घायल भी हुए हैं। बर्फबारी के बाद पारा काफी गिर गया है, जिस वजह से जानवर बेहाल नजर आ रहे हैं। ये लंगूर ठंड से बचने के लिए एक घर के अंदर शरण लिए हुए हैं। मगर सैलानियों के लिए मौसम किसी सौगात से कम नहीं है। कोई इस खुशनुमा एहसास को सेल्फी के जरिए यादगार बना रहा है, तो कोई बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे पर फेंक कर शरारत कर रहा है। एबीपी गंगा के लिए नैनीताल से कमल जगाती की रिपोर्ट। वहीं पंजाब के पठानकोट और लुधियाना में नवंबर 2021 में हुए ब्लास्ट मामले में रुद्रपुर में गिरफ्तारी हुई है। आरोपी को शरण देने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि इन्होंने बम ब्लास्ट के आरोपी सुखप्रीत उर्फ सुख शमशेर को शरण दी थी। एसटीएफ टीम ने केलाखेड़ा क्षेत्र से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से एक पिस्टल और कारतूस भी बरामद किया गया है। ब्लास्ट हुए थे, उससे कनेक्टेड जो मॉड्यूल था, उनके कुछ लोग को यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के लोगों द्वारा हार्बर किया गया था, उनको शरण दी गई थी। उसी को ट्रैक करते हुए जो दूसरी हमारी सहयोगी एजेंसियां हैं और एसटीएफ द्वारा ट्रैक किया गया, तो 4 लोग अरेस्ट किए गए हैं, जिनके द्वारा वहाँ से एक भगौड़ा सुखप्रीत जो है उसको शरण दी गई थी।